एक मर्द मर जाना पसंद करेगा लेकिन बेइज्जती कभी नहीं सहेगा। मैं अपना जिस्म नहीं बेचता और मैंने ये भी कब कहा था कि मैं बिकने वाला हूँ। जिस चीज की कीमत करोड़ों में हो, अगर वो बिना पैसे के मिल जाए तो भला कौन उसे लेने से मना करेगा। तभी मुझे समझ आया कि जिसने लोगों को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था वो वही औरत थी। यानी गोलियों और बमों की उस बारिश में मेरा जिंदा बच जाना भी उसी की वजह से था। क्या उसने ही मुझे बचाया था? अगर तुमने मेरी जान बचाई है तो क्या मुझे घर भी भिजवा सकती हो? तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मेरे जैसी औरत हर काम कर सकती है, बस अच्छे काम करने की आदत नहीं है। उसकी नजरें बिल्कुल उस चालाक लोमड़ी जैसी थीं जिसने अपने शिकार को पूरी तरह जकड़ लिया हो। उसकी आंखों में एक साथ उत्साह और लालसा चमक रही थी, मानो मैं अब उसके हाथ से निकल ही नहीं सकता। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाया। वो मुस्कुरा कर बोली, यहीं रहोगे जब तक मैं तुमसे ऊब न जाऊं। क्या किसी ने कभी तुमसे कहा है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो? मैंने बिना एक पल गंवाए उसे जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और मैं मुड़कर पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई। मैंने पलट कर देखा तो वो औरत धीरे धीरे जमीन से उठ रही थी और पूरे सुकून के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हर कदम से ऐसा दबाव महसूस हो रहा था कि मेरी सांस तक अटक गई। मैंने घबरा कर कहा, इधर मत आना, और तुरंत मुड़कर बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया। समुद्र की तेज हवा मुझे कागज के टुकड़े की तरह डगमगा रही थी। नीचे उफनता हुआ समुद्र था, ऊंची ऊंची लहरें थीं और सफेद शार्क चक्कर काट रही थीं। मैं सच में मरना नहीं चाहता था। मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, नाना जी की विरासत भी मुझे संभालनी थी और इस दुनिया को मैंने अभी ठीक से देखा भी नहीं था। तभी उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मर जाओ या मेरे आदमी बन जाओ। मैंने इसे उसकी पसंद समझकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम पेई रुयान है, इसे अच्छी तरह याद रखना क्योंकि मैं ही तुम्हारी औरत हूँ। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। वो मुझे बड़े मजे से देख रही थी जबकि उसके बॉडीगार्ड मुझे मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चलो मुझे एक बार बुलाकर तो दिखाओ। मैं कुछ पल उसके होठों को देखता रहा, जैसे अचानक मेरे मन में कोई बात आ गई हो। आखिर मैंने दांत भींचकर कहा, पेई। 7 दिन बाद। तब जाकर मुझे समझ आया कि उसने मुझसे क्यों कहा था कि वेनचेन की सारी जानकारी 7 दिन बाद ही लाना। इतनी दूर क्यों खड़े हो सिस्टर रुयान? ये वही फाइल है जिसकी आपको जरूरत थी। फाइल में लिखा था, वेनचेन, उम्र 20 साल, जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन विभाग का दूसरे वर्ष का छात्र। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था और उसके नाना ने अपनी छोटी सी दवाखाने में उसे पाल पोसकर बड़ा किया। किसी ने पूछा, सिस्टर रुयान, क्या आप अभी सीधे लू परिवार जा रही हैं? जवाब मिला, आज उनका अपने परिवार में आधिकारिक तौर पर लौटने का दिन है। लू परिवार के सभी लोग पहुंच चुके हैं। पहले उसे वापस मैन आइलैंड ले चलो। मैं मैन आइलैंड के एक आलिशान विला में सोफे पर बैठा दो नौकरों की बातें सुन रहा था। एक बोला, भला कोई सामान्य इंसान इतनी वीरान और अजीब जगह पर घर बनाता है? दूसरा बोला, सुना है यहाँ लगे ये सारे फूल बेहद जहरीले हैं। पहला बोला, ये ब्लैक डाचूरा हैं, ये अंतहीन अंधेरे, मौत और निराश प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। मुझे लगा ये फूल बिल्कुल उसी औरत जैसे हैं, खूबसूरत लेकिन खून और पागलपन से भरे हुए। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी बात यहाँ से भाग निकलना था। अगर नाना जी ने मुझे घर लौटते नहीं देखा होगा तो वो जरूर बहुत परेशान हो रहे होंगे। तभी बाहर अचानक हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज आवाज गूंज उठी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मरने का नाटक नहीं कर सकता तो कम से कम सोने का बहाना तो कर ही सकता हूँ। तभी दरवाजा खुला और पेई रुयान अंदर आ गई। उसने मुझे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सोने का नाटक भी कर रहे हो? मैंने उसकी ओर देखकर कहा, मुझसे कोई काम है? वो मेरे सामने आकर बोली, हाँ तुमसे काम है। मैं बिस्तर से उतरने ही वाला था कि वो धीरे धीरे मेरे पास आ गई। उसकी आवाज हमेशा की तरह सुस्त लेकिन बेहद मोहक थी। मैं तुरंत बोला, क्या वो काम कुछ दिन बाद नहीं हो सकता? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने भौहें उठाकर पूछा, कहाँ ठीक नहीं है? मैं सहज ही थोड़ा पीछे हट गया। अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुझसे इतना डरते हो? मैंने बेबस होकर कहा, अगर तुमसे डरूं नहीं तो और किससे डरूं? वो बोली, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो आजादी छोड़कर जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, अपनी जान भी? उसने बिना जरा भी सोचे जवाब दिया, हाँ। मैं मजबूरी में चुपचाप ठीक है कहकर रह गया। आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया और मुड़कर बाथरूम में चली गई। मैंने राहत की सांस ली। मैं जानता था कि इस समय उसे नाराज करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वरना यहाँ से भाग निकलने की मेरी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं जल्दी से नीचे रसोई में गया और पानी लेने लगा, लेकिन पानी पी भी नहीं पाया था कि ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। उसके तुरंत बाद पेई रुयान की गुस्से से भरी चीख सुनाई दी, दफा हो जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। मैं घबरा कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। दूर गलियारे के आखिर में एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो वही नौकर था जिसे मैंने दिन में देखा था। मैं चुपचाप जाकर पेई रुयान के पास खड़ा हो गया। पेई रुयान ने ठंडी नजर से मेरी ओर देखा और बोली, अभी अभी तुम नीचे गए और तुम्हारे जाते ही एक आदमी चुपके से मेरे कमरे में घुस आया। बताओ मुझे इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या वो सचमुच सोच रही थी कि इस आदमी को मैंने भेजा है? उसने मुझे इतना बड़ा खिलाड़ी समझ लिया था? मुझे एहसास हुआ कि अगर आगे इस जगह जिंदा रहना है तो थोड़ा उसकी खुशामद करना ही बेहतर होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका आकर्षण ही इतना ज्यादा है। ऐसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना भी आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की सख्ती साफ तौर पर नरम पड़ गई। उसने पूछा, सच? मैंने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले ही पल वो बिना किसी झिझक के मेरे सीने से आ लगी और मुस्कुराकर बोली, तो फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आते? मैं बस शर्मिंदगी से फीकी सी मुस्कान दे पाया। तभी लीमैन ऊपर आई। उसने माहौल देकर चुपचाप निकल जाने की कोशिश की, लेकिन पेई रुयान ने तुरंत कहा, वहीं रुक जाओ, इस आदमी को नीचे ले जाओ। वो नौकर डर के मारे रोने लगा। मिस पेई, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा
दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। रुयान ने बिना किसी भाव के कहा, मैं किसी को दूसरी बार मौका नहीं देती। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बॉडीगार्ड आगे बढ़े और उस आदमी को बेहोश कर दिया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इतने सालों से उसके साथ काम करने वाले नौकर का भी उसने एक पल में फैसला कर दिया। अगर कभी वो मुझसे ऊब गई तो मेरा अंजाम शायद इससे भी ज्यादा बुरा होगा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, डर गए? शायद उसे मेरा ये हाल बहुत दिलचस्प लग रहा था। अगले ही पल उसने अचानक मेरे होंठों पर जबरदस्ती चुंबन दे दिया। फिर बोली, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। अगर तुम ऐसे ही आज्ञाकारी बने रहे तो इस आदमी का क्या करना है, इसका फैसला तुम्हें करने दूंगी। लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो याद रखना, फिर अपनी दोनों टांगे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। मैं घबराकर बोला, मिस पेई, मैं दोबारा भागने की हिम्मत नहीं करूंगा। पेई रुयान मुड़कर चली गई। जाते जाते उसने कहा, क्या बात है? जो आदमी तुम्हारी औरत के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करे उस पर तुम्हें तरस आ रहा है? फिर उसने खुद ही हंसते हुए कहा, ठीक भी है, अगर तुम्हारे अंदर दया न होती तो तुम डॉक्टर कैसे बनते? उसके इशारे पर बॉडीगार्ड उस आदमी को घसीट कर ले गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि पेई रुयान ने मेरी पूरी जिंदगी की तहकीकात कर रखी थी। अब नाना जी को लेकर भाग निकलना मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। ऊपर से मेरी पढ़ाई भी अधूरी थी। मैं इस विला से बाहर तक नहीं निकल सकता था। फिर कॉलेज वापस जाने का सवाल ही कहां उठता था। तभी उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करोगे और मुझे खुश रखोगे तो शायद मैं तुम्हें दोबारा कॉलेज जाने की इजाजत दे दूं। मैं चौंक गया। क्या? मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। फिर पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या करने पर तुम मुझे छोड़ोगी? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम सच में बहुत भोले हो। इतना कहकर उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया। वे रसोई से पानी का डिस्पेंसर उठाकर ड्राइंग रूम के बीचों बीच ले आए। मैं हैरान होकर बोला, इसमें क्या बात है? तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर वैन, हमने इस पानी में बड़ी मात्रा में जहर पाया है। इसकी मात्रा सुरक्षित सीमा से 50 गुना ज्यादा है। निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि यही नौकर आपके नीचे आने से पहले पानी में जहर मिला रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। ये तो बेहद घातक जहर है। मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहता था? और अगर गलती से आपने भी यही पानी पी लिया होता तो? मुझे अचानक याद आया कि अगर थोड़ी देर पहले पेई रुयान ने मुझे रोका न होता तो शायद वो जहरीला पानी मैं ही पी चुका होता। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। कुछ पल के लिए मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। चाहे मैं उससे कितनी भी नफरत करता था, लेकिन ये सच था कि उसने एक बार नहीं कई बार मेरी जान बचाई थी। पहले गोलियों की बारिश में, फिर समुद्र में गिरने पर और अब इस जहर से भी। पेई रुयान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिर्फ धन्यवाद कहकर बात खत्म करनी है तो रहने दो। कुछ ऐसा करो जिससे सच में लगे कि तुम मेरा एहसान मानते हो। फिर उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। मुझे किस करो? मैंने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और शर्म से वहीं खड़ा रह गया। पेई रुयान ने सबकी तरफ ठंडी नजर डाली और सिर्फ 2 शब्द कहे, सब बाहर जाओ। अगले ही पल सारे बॉडीगार्ड उस नौकर को घसीटे हुए बाहर ले गए। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम उसे मारोगी नहीं? पेई रुयान ने आराम से मेरी तरफ देखा और बोली, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कैसा व्यवहार करते हो। मजबूरी में मैंने सिर झुकाया और बहुत ही अनाड़ीपन से उसके होठों को हल्के से छू लिया। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि आगे क्या करूं। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या तुम अभी अभी किंडरगार्टन से निकले हो? अगली सुबह पेई रुयान की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास वाली जगह खाली थी। वो तुरंत उठ बैठी। वो कहाँ गया? जैसे ही वो कमरे से बाहर आई उसने मुझे सीढ़ियों के पास खड़ा पाया। मैं मुस्कुराकर बोला, मैंने नाश्ता बना दिया है, आकर चखोगी? मेरी आवाज और नजर दोनों पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। पेई रुयान मुझे हैरानी से देखने लगी। वो बुदबुदाई, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? वो नीचे आने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बहुत छोटी नाइटी पहन रखी है। वो तुरंत बोली, रुको। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अभी थोड़ी देर के लिए ही मैं उसकी नजरों से ओझल हुआ था और वो इतनी घबरा गई थी कि ठीक से कपड़े पहनना भी भूल गई। अगर मैं सच में भाग गया होता तो शायद वो मुझे सचमुच जिंदा नहीं छोड़ती। मैं वापस रसोई में गया और एक एक करके नाश्ता मेज पर सजाने लगा। तभी उसने पूछा, अचानक इतने अच्छे कैसे बन गए? मैंने दूध का एक घूंट लेकर शांत स्वर में कहा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? उसने बिना कुछ कहे मेरे हाथ से दूध का ग्लास और एक ही सांस में पूरा पी गई। मैं हैरान होकर बोला, तुम्हारे लिए अलग गिलास नहीं था क्या? मेरा ही क्यों पी लिया? पेई रुयान ने ग्लास मेज पर रखा, फिर मेरे होठों के किनारे लगे दूध को अपनी उंगली से पहुंचा और उसी उंगली को अपने होठों से छू लिया। उसके चेहरे पर ऐसा संतोष था जैसे उसने कोई सबसे स्वादिष्ट चीज चख ली हो। उसी पल मुझे उसकी मंशा समझ आ गई। मेरी खोपड़ी तक सुन्न हो गई और मैंने घबराकर अपने मुंह को हाथ की पीठ से बार बार पोंछना शुरू कर दिया। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम आज मुझे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बोलो क्या चाहिए? मैंने कुछ पल झिझकने के बाद कहा, क्या मैं आपका स्टडी रूम इस्तेमाल करके इंटरनेट चला सकता हूँ? यहाँ पूरे दिन बंद रहकर बहुत बोर हो जाता हूँ। मेरी बात सुनते ही पेई रुयान का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरे साथ रहना तुम्हें इतना उबाऊ लगता है? फिर बिना मुझे जवाब देने का मौका दिए बोली, खाना आराम से खाओ, आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर उसने टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। पिघला हुआ चीज उसकी उंगलियों पर लग गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी उंगली पर लगा चीज धीरे से मुंह में रख लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही उस चीज के टुकड़े की तरह देख रही हो। मेरा दिल एकदम बैठ गया। लेकिन कम से कम एक बात अच्छी हुई, आखिरकार उसने मुझे इंटरनेट इस्तेमाल करने
करने की इजाजत दे दी। जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला, सबसे पहले इस द्वीप की जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। तभी एक खबर मेरी नजर में आई। लू परिवार की बड़ी बेटी लू शाओ। क्या वही पेई रुयान है जिसे मैं जानता हूँ? लू परिवार पूरे जियांगनान का सबसे ताकतवर परिवार था। शुरुआती दिनों में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी ताकत बनाई थी और 3 पीढ़ियों की मेहनत के बाद धीरे धीरे अपने अतीत को छिपाकर एक सम्मानित परिवार बन गए थे। पेई रुयान वर्तमान मुखिया लू किंगटांग की बड़ी बेटी थी, जिसे हाल ही में वापस परिवार में स्वीकार किया गया था। उसकी असली मां की पहचान आज तक किसी को नहीं पता थी। लू किंगटांग की कुल 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी जुआंग युलान सालों से पूजा पाठ में लगी रहती थी, शांत स्वभाव की थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी पत्नी यांग याटिंग पहले लू परिवार की नौकरानी थी। एक हादसे के बाद उन्होंने लू नियान को जन्म दिया और फिर लू परिवार की दूसरी मालकिन बन गईं। तीसरी पत्नी सू किंग अभी 30 साल से थोड़ी ही बड़ी थी। उनकी सुंदरता आज भी बरकरार थी और उनकी एक बेटी थी लू शियू। सिर्फ आधे दिन में ही लू परिवार से जुड़ी अनगिनत खबरें मेरे सामने आ गईं, लेकिन इस द्वीप के बारे में मुझे उसके नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं चल सका। तभी मुझे समझ आया कि पिछली रात वो नौकर अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे जहर क्यों देना चाहता था। तभी एक नौकरानी मेरे पास आई और बोली, यंग मास्टर वैन, मिस ने मुझे आपकी खाने पीने की देखभाल करने के लिए भेजा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखभाल करने के लिए या मेरी निगरानी करने के लिए? वो झेप गई। मैंने पूछा, आंटी मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? वो मुस्कुराकर बोली, मुझे आंटी ही कह सकते हो। डाइनिंग रूम में पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये विला कितना विशाल था। ऊपर से नीचे तक सारे नौकर बदल दिए गए थे और अब वहां लगभग 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग ही थे। शायद पेई रुयान ने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखते हुए 50 साल क्या 80 साल का आदमी भी शायद सुरक्षित नहीं कहा जा सकता था। मुझे ये सब बेकार की सावधानी लगी। थोड़ी ही देर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन एक एक करके मेज पर सज गए। इतना खाना था कि एक इंसान अकेले कभी खत्म नहीं कर सकता था। मैंने आंटी ही की तरफ देखकर पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? अगर नहीं तो मेरे साथ बैठकर खाइए। वो घबराकर हाथ हिलाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जोर नहीं दिया और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। खाते खाते मैंने सहजता से पूछा, आंटी ही आपको यहाँ काम करते हुए कितना समय हो गया? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, मैंने तो इसी साल यहाँ काम शुरू किया है। मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैं सोच रहा था कि शायद उन्हें लू परिवार के कुछ राज पता होंगे और उनसे मुझे उस पागल औरत के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। तभी उन्होंने मेरी प्लेट की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें गाजर बहुत पसंद है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत पसंद है, लेकिन अगर अभी नहीं खाऊंगा तो शायद आगे खाने का मौका ही न मिले। मेरी बात सुनकर आंटी ही की आंखों में हल्की उदासी तैर गई। उन्होंने धीमे से कहा, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो। उसे भी गाजर बहुत पसंद थी। मैंने चौंक कर पूछा, आपका भी बेटा है? उन्होंने सिर हिलाया। अगर जिंदा होता तो शायद तुम्हारी ही उम्र का होता, लेकिन इस साल की शुरुआत में वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। चला गया यानी अब इस दुनिया में नहीं रहा? आंटी ही ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, अब तो बहुत समय बीत चुका है। लेकिन उसी पल मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब मुझे यहाँ से भागने की योजना पर जल्दी काम करना होगा। अगर मैं यहीं रुका रहा तो उस पागल औरत के चंगुल से कभी नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन अगर मैं भाग गया तो आंटी ही का क्या होगा? क्या पेई रुयान जैसी औरत किसी बेगुनाह को भी नहीं छोड़ेगी? मैंने सिर झटक दिया। मैं अब इतना सब नहीं सोच सकता था। मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। नाना जी अभी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो जरूर बहुत परेशान होंगे। पेई रुयान के लौटने से पहले मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलने का मौका ढूंढना ही होगा। तभी आंटी ही मुस्कुराकर बोली, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या बाहर थोड़ा टहलने चलोगे? मैं हैरान रह गया। क्या मैनेजर ने आपको नहीं कहा कि मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, कहा तो था, लेकिन कोई भी इंसान हमेशा घर के अंदर बंद रहकर नहीं जी सकता। घुटन होने लगती है। उनकी बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जग गई, लेकिन साथ ही एक शक भी हुआ, कहीं ये सब पेई रुयान की कोई चाल तो नहीं? मैंने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। अभी सबसे जरूरी बात यहाँ से भागना थी। मैंने कहा, तो फिर चलिए, मैनेजर के लौटने से पहले ही निकल चलते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया तो कह दीजिएगा कि मैं जिद करके बाहर आया था, तब आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आंटी ही के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, ऐसा ही करते हैं। मुझे लगा इस विला की नौकरानी होकर भी उनमें काफी हिम्मत है, लेकिन यही हिम्मत तो मेरे काम आने वाली थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, 5 मिनट बाद निकलते हैं। वो मुझे कुछ देर तक देखती रही, फिर धीमे से बोली, तुम सचमुच मेरे बेटे जैसे हो। उसे भी गाजर पसंद थी। वो भी हमेशा हंसता रहता था, तुम्हारी तरह लंबा पतला था और मुझसे भी ऐसे ही खुलकर बातें करता था। मैं जरूरी सामान लेने के लिए ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मेरे दिमाग में भागने की पूरी योजना धीरे धीरे साफ होने लगी। उसी समय जियांगचेंग के एक शॉपिंग सेंटर में लाईमान ने रिपोर्ट दी, मिस, उस आदमी ने कबूल कर लिया है कि आप पर हमला करवाने के पीछे सेकंड मैडम यांग याटिंग का हाथ था। क्या अब उसे चेयरमैन लू के पास ले चलें? पेई रुयान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वो बूढ़ा लू मेरी माँ से पैदा हुई बेटी की परवाह कब करता है? मेरी माँ ने कभी उसका साथ छोड़ दिया था, इसलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? लीमन ने सिर झुका लिया और पछतावे से बोली, मैं कितनी मूर्ख थी। अगर चेयरमैन लू सच में आपकी परवाह करते तो लू फार्मास्यूटिकल जैसी सबसे कमजोर कंपनी आपके हवाले क्यों करते? लू ग्रुप की तमाम शाखाओं में
हर साल सबसे कम कमाई इसी कंपनी की होती है। आखिर एक ऐसा परिवार जिसने खून खराबे और सत्ता की लड़ाइयों के दम पर अपनी ताकत बनाई हो, उसे दवा के कारोबार की क्या समझ होगी? पेई रुयान ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं भी गिर गई तो फिर मेरे लिए काम कौन करेगा? लाईमैन ने धीरे से कहा, बस यही उम्मीद है कि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको ज्यादा गुस्सा न आए। पेई रुयान ने फाइल खोली और भौहें सिकोड़ ली। बस इतना ही? लाईमैन बोली। लू फार्मास्यूटिकल के 50% वरिष्ठ अधिकारी पहले ही सेकंड मैडम के कब्जे में हैं। बाकी 20% पर थर्ड मैडम के लोग बैठे हैं। ज्यादातर कंपनियां अब आपके नियंत्रण में नहीं रही। लाईमैन सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर देखकर जवाब दे। पेई रुयान ने ठंडी आवाज में कहा, यांग याटिंग की बेटी की पूरी जांच करो। वो बूढ़ा हमेशा वहीं चोट खाता है जहां उसके फायदे का सवाल हो। लाईमैन ने तुरंत जवाब दिया, जी। तभी पेई रुयान ने पूछा, वेन चेन इस समय क्या कर रहा है? लीमन ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, लगभग 1 घंटे पहले वो एक नौकरानी के साथ बाहर घूमने जाने की योजना बना रहा था। पेई रुयान की आंखें सिकुड़ गईं। नौकरानी? जी। दोनों मैनेजर की नजर बचाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल चुके हैं। क्या लोगों को भेजकर उन्हें रोक दें? पेई रुयान ने कहा, निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में उसने टैबलेट खोल लिया। स्क्रीन पर एक अधेड़ उम्र की नौकरानी वेन चेन से कुछ कह रही थी। पेई रुयान ने आदेश दिया, जूम करो। अगले ही पल उसने उनकी बातचीत साफ साफ देखी। वेन चेन के चेहरे पर लंबे समय बाद खुली मुस्कान थी। उसे देखकर पेई रुयान का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वो बुदबुदाई, मेरे पास दौलत है, खूबसूरती है, मुझे चाहने वालों की कतार यहाँ से लेकर फ्रांस तक लग सकती है, फिर भी कोई उससे कह रहा है कि मैं उसकी किस्मत की साथी नहीं हूँ। उस नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को किसी और औरत के बारे में सोचने के लिए उकसाने की? उसे पकड़ो, अच्छी तरह पिटवाओ और फिर निकाल बाहर करो। लाईमैन ने तुरंत कहा, जी मिस। मगर अगले ही पल पेई रुयान फिर स्क्रीन पर वेन चेन की मुस्कुराहट को देखने लगी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, रुको, उस नौकरानी की जान बख्श दो। लीमन ने सावधानी से पूछा, क्या वेन चेन को वापस विला ले आने के लिए लोगों को भेज दूं? पेई रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी टैबलेट की स्क्रीन पर टिकी थीं। वेन चेन के चेहरे पर फैली वो बेफिक्र जवान मुस्कान उसे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान जिसने पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताई हो, पहली बार सूरज की रोशनी देख रहा हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, जरूरत नहीं, द्वीप पर गश्त बढ़ा दो। जी मिस पेई। तभी किसी ने याद दिलाया, दोपहर की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आपका इंतजार कर रही है। लेकिन पेई रुयान ने जैसे सुना ही नहीं। उसकी नजरें अब भी स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। उसने पूछा, स्टाफ बदलने का काम कहां तक पहुंचा? लाईमैन ने जवाब दिया, जिन लोगों ने कभी मिस्टर वेन का चेहरा नहीं देखा था उन्हें हटा दिया गया है, और जिन 2 लोगों ने उन्हें देखा था उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है। पेई रुयान ने टैबलेट मेज पर रख दिया। स्क्रीन पर वेन चेन धूप सेंकते हुए मुस्कुरा रहा था और वही मुस्कान स्थिर तस्वीर की तरह जम गई थी। रात होते ही मैं बिस्तर पर लेटा छत को खाली नजरों से देख रहा था। मेरा भागने का पहला प्रयास पूरी तरह नाकाम हो चुका था। इस द्वीप से तो इंसान क्या, एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। हर बंदरगाह और हर हेलीकॉप्टर उतरने की जगह पर कड़ी सुरक्षा थी। अगर मुझे भागना था तो सिर्फ समुद्र में कूदकर तैरते हुए जियांगचंग पहुंचना पड़ता, जो मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन इस कोशिश से मुझे एक अनपेक्षित फायदा जरूर मिला। विला से बाहर पूरे द्वीप पर तरह तरह की पारंपरिक चीनी जड़ी बूटियां उगी हुई थी। ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। मेरे भीतर फिर से उम्मीद जाग उठी। मैं तुरंत उठा और अलमारी खोल दी। अंदर रखी कुछ जड़ी बूटियां निकालकर ध्यान से देखने लगा। बाई जू, बाई शाओ, म्यू साओ। मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से छिपा दिया। तभी जैसे ही मैं मुड़ा, एक जानी पहचानी मोहक खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। पीछे से पेई रुयान की आवाज आई, क्या देख रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने अपने भीतर की घबराहट दबाई और शांत बनने की कोशिश करते हुए कहा, जो कपड़े तुमने मेरे लिए खरीदे हैं उन्हें देख रहा था। मैं एक आदमी हूँ, मुझे इतने ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दिन में बाहर न निकलना होता तो शायद इनमें से ज्यादातर कभी पहनता भी नहीं। उसने बस हल्के से हूँ कहा। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर हमेशा की तरह आलसी, मोहक और खतरनाक थी। मैंने बात बदलते हुए कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। लेकिन वो और करीब आ गई। उसकी लंबी पलकें और लापरवाह निगाहें मेरी गर्दन और कॉलर बोन पर ऐसे फिसल रही थीं जैसे किसी पंख की हल्की छुअन हो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चलो आज साथ में नहाते हैं। मेरे मन में तो जैसे 100 गालियां एक साथ उमड़ पड़ी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक औरत मुझे इस हद तक मजबूर कैसे कर सकती है। पेई रुयान जानबूझकर मेरे सामने ही अपने चांदी जैसे चमकते हाई हील उतारने लगी। मैं उसे देखता रह गया। मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। उसने मुस्कुराकर पूछा, इतना तनाव क्यों ले रहे हो? बिस्तर पर तो हम दोनों की अच्छी बनती है ना? उसकी बात सुनते ही मेरे कानों तक लाल हो गए। मुझे साफ साफ अपनी बेकाबू धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा। पेई रुयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीधे बाथरूम की ओर खींचने लगी। मैंने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मेरे भीतर शर्म, गुस्सा और बेबसी सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने झटके से शॉवर खोल दिया। बर्फ जैसा ठंडा पानी सीधे मेरे शरीर पर गिरा। मैं किसी तरह अपने होश संभालने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे पानी गर्म होता गया। पूरा बाथरूम भाप से भर गया और उसी रात फिर एक लंबी, बेचैन कर देने वाली रात की शुरुआत हुई। उसके बाद के कुछ दिनों तक पेई रुयान पता नहीं कहां चली गई। मैंने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और हर दिन चुपके चुपके बाहर जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगा। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था ब्लैक डाठूरा के फूल। इस पौधे का हर हिस्सा अलग अलग औषधीय गुण रखता था। अगर जहर की मात्रा बिल्कुल सही रखी जाए तो ये इंसान की नसों को कुछ समय के लिए सुन्न कर सकता था, बिना उसकी जान लिए। विला के पीछे वाले आंगन में मैं और आंटी ही जमीन पर बैठे ताजे फूलों को पीसकर बारीक पाउडर बना रहे थे और फिर उसे बड़ी सावधानी से एक स्प्रे बोतल में भर रहे थे। आंटी ही कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर झिझकते हुए बोली, यंग मास्टर,
क्या आप सचमुच यहाँ से भागना चाहते हैं? मैंने बिना झिझके जवाब दिया, बिल्कुल, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। आंटी, ये पहले तो आप ही कह रही थी कि मिस पेई जैसी अमीर और ताकतवर औरत मेरी किस्मत नहीं है, इसलिए मुझे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। अब क्या हुआ? उन्होंने लंबी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वो इतनी ताकतवर निकलेगी। वो सिर्फ लू परिवार की बड़ी बेटी ही नहीं है। आज सुबह जो नजारा मैंने देखा, हेलीकॉप्टर, यॉट और इतने सारे लोग, उसे देखकर साफ समझ में आ गया कि उससे दुश्मनी लेना आसान नहीं है। यंग मास्टर, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, अगर हम भागते हुए पकड़े गए तो? मैंने तुरंत कहा, अगर ऐसा हुआ तो सारा दोष मेरे सिर मढ़ देना, कह देना कि इस बूढ़ी औरत ने मुझे बहकाया, मजबूर किया और सब कुछ उसी का किया हुआ था। आंटी ही ने तुरंत सिर हिलाया। ऐसी बात मत कहिए, आप एक आदमी होकर मेरा दोष अपने सिर कैसे ले सकते हैं? उनकी बात सुनकर मुझे अपने नाना जी की याद आ गई। इतने समय बाद फिर किसी ने मेरे लिए इस तरह चिंता जताई थी। उनकी आंखें भर आईं। यंग मास्टर, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा अपने बेटे की याद आती है। वो भी तुम्हारी ही उम्र का था, जवान, हंसमुख और जिंदगी से भरा हुआ। लेकिन मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? अगर किसी एक को बलिदान देना पड़े तो सबसे पहले मुझे देना चाहिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में कहा, आंटी, ही मेरी बात मानिए, हम दोनों यहाँ से जरूर निकलेंगे, मैं कसम खाता हूँ। जब हम वापस ड्राइंग रूम पहुंचे तब तक नौकर रात का खाना मेज पर लगा चुके थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी, ही आइए, मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। वो घबरा कर बोली, यंग मास्टर, ये ठीक नहीं है, मालिक और नौकर एक ही मेज पर कैसे बैठ सकते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, वैसे भी हम दोनों तो जल्द ही साथ भागने वाले हैं, उसके बाद न मालिक रहेगा न नौकर। आंटी ही ने फिर भी चिंता जताई। यंग मास्टर, फिर भी सावधान रहना बेहतर होगा। मैंने सिर हिलाया। पहले पेट भरकर खा लेते हैं, आज रात हमें भागना है, ताकत की जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, और हाँ, अब से मुझे यंग मास्टर मत कहिए, मेरा नाम लेकर बुलाइए, इतना पराया मत बनाइए। आंटी ही कुछ पल चुप रही, फिर संकोच से बोली, तो क्या मैं तुम्हें एनशन कह सकती हूँ? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, नाना जी भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। खाना खाते खाते उन्होंने अचानक पूछा, एनशन, तुम्हारे पास रास्ते के लिए पर्याप्त नकद है? अगर कम हो तो मैं तुम्हें थोड़ा और दे दूं। तुम्हें और तुम्हारे नाना जी को भागने के बाद बहुत खर्च पड़ेगा। मैंने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं, आप अपने पास रखिए, किसी ऐसी जगह जाकर आराम से रहिए जहाँ पेई रुयान कभी आपको ढूंढ न सके। आंटी ही ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पैसों की कोई खास जरूरत नहीं, बस कभी कभी अपने बेटे की कब्र पर जाने भर का खर्च चाहिए। उनकी बात सुनते ही मैं चुप हो गया। उसी पल मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आ गई। अगर पेई रुयान सचमुच हमें ढूंढना चाहेगी तो वो सबसे पहले आंटी ही की इसी कमजोरी का इस्तेमाल करेगी। तब उनके लिए अपने बेटे की कब्र पर जाना भी शायद नामुमकिन हो जाएगा। आंटी ही ने खुद ही बात बदलते हुए कहा, चलो, शायद यही बेहतर है, पुरानी बातों में उलझे रहने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई थी, लेकिन उनकी आवाज में छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो ऐसा दुख था जो कभी मिट नहीं सका। उन्होंने मेरे सामने मछली रखी जिसके सारे कांटे पहले ही निकाल दिए थे। लो बेटा, खाओ। मैंने सिर झुकाकर चुपचाप खाना शुरू कर दिया। अगर पेई रुयान मेरी जिंदगी में न आई होती तो शायद मुझे ये द्वीप सचमुच बहुत पसंद आता। आंटी ही ने मुझे प्यार से देखा और कहा, एनशन, आगे की जिंदगी में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऐसी लड़की चुनना जो सचमुच तुमसे प्यार करे, तुम्हारी परवाह करे, हर कदम पर तुम्हारा साथ दे, तुम्हें खुशी दे और तुम्हें आजादी का एहसास कराए। उन जहरीली औरतों से हमेशा दूर रहना, वे चाहे जो भी कहें उनकी बात कभी मत मानना। उसी समय निजी कब्रिस्तान में पेई रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, उसे इतनी आजादी दे दी गई है? किसी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेवकूफी है। पेई रुयान ने आदेश दिया, आज रात द्वीप पर गश्त करने वाले सभी लोग मास्क पहनेंगे। जी? एक बॉडीगार्ड ने पूछा। मिस, क्या सबको गैस मास्क भी दे दिए जाए? उसने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, अगर बहुत ज्यादा तैयारी कर ली तो खेल का मजा ही खत्म हो जाएगा। एक सफेद ब्लैक डाचुरा का फूल कब्र के पास खामोशी से खिला हुआ था। तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ आया और बोला, मिस, सेकंड मिस ने अपने जुए के कर्ज की वजह से धमकी दी है कि आज रात वो मैन आइलैंड को उड़ा देगी। पेई रुयान के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। उसने बस कहा, द्वीप की सुरक्षा सबसे ऊंचे स्तर पर कर दो, उस भोले लड़के को डरने मत देना। जी। लीमन तुरंत लोगों के साथ गाड़ियों से उतरकर पूरे कब्रिस्तान की सुरक्षा में लग गई। पेई रुयान भी गाड़ी से उतरी और सीधे कब्रिस्तान के बीचों बीच चली गई। जैसे जैसे उसकी परछाई दूर होती गई, लीमन का फोन अचानक बज उठा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सिस्टर मैन आइलैंड पर भीषण हवाई हमला हो रहा है, हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। लीमन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हो रहा है? जवाब मिला, रडार के मुताबिक मैन आइलैंड के ऊपर सिर्फ F-31 लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि FS स्टील्थ फाइटर भी दिखाई दिए हैं। ऐसे विमान पूरी दुनिया में गिने चुने लोगों के पास हैं। मिस पेई के पास एक है, बाकी लगभग सभी दूसरी अंडरवर्ल्ड ताकतों के कब्जे में है। इसका मतलब है कि मिस पेई के सबसे बड़े दुश्मन भी इस हमले में शामिल हैं। उनका मकसद शायद मिस पेई को हमेशा के लिए खत्म करना है। लू परिवार के अंदर किसी ने उनके दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। लाईमैन के हाथ कांप उठे। उसने दूर घुटनों के बल कब्र के सामने बैठी पेई रुयान को देखा और घबरा कर पूछा, मिस्टर वेन कहाँ है? दूसरी तरफ से जवाब आया, अभी हालात इतने खराब हैं कि ड्रोन कैमरे भी साफ कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन मुख्य विला पूरी तरह मलबे में बदल चुका है। लाईमैन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या पूरा विला तबाह हो गया? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, ये बमबारी कम से कम कई घंटे तक चलने वाली है। अगर कोई उसी मलबे के नीचे दबा रह गया होगा तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। लाईमैन ने भारी सांस ली। मिस पेई ने बड़ी मुश्किल से किसी आदमी को अपने दिल के करीब आने दिया था। कितना अफसोस है। उसने तुरंत फोन पर आदेश दिया, हालात पर लगातार नजर रखो, जैसे ही कोई नई जानकारी मिले मुझे तुरंत बताना। जी। फोन रखते ही उसने देखा कि कुछ नए बॉडीगार्ड आपस
आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये किसकी कब्र है? दूसरे ने जवाब दिया, बिल्कुल, ये मिस पेई की माँ की कब्र है। हर साल इसी दिन मिस पेई यहाँ आती हैं और 3 घंटे तक घुटनों के बल बैठकर श्रद्धांजलि देती हैं। तभी एक वरिष्ठ बॉडीगार्ड ने गुस्से से डांटा, मिस पेई के बारे में बातें करने की तुम्हारी औकात नहीं है। अगर ये बात दुश्मनों तक पहुंच गई तो वे इस पूरे कब्रिस्तान को भी बमों से उड़ा देंगे। दोनों बॉडीगार्ड डर गए। सिस्टर मैन, हमसे गलती हो गई, वापस जाकर हम खुद सजा लेंगे, लाईमैन ने सख्ती से कहा। 3-3 कोड़े खुद लगवाना और आगे से जो बात पूछने लायक न हो उसके बारे में मुंह मत खोलना। इस समय मिस पेई को सबसे ज्यादा नफरत है कि कोई उन्हें परेशान करे। उसने दूर घुटनों के बल बैठी पेई रुयान की तरफ देखा। उसके मन में आया कि क्या उन्हें मैन आइलैंड पर हुए हमले की खबर देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने ये ख्याल छोड़ दिया। आखिर चाहे कुछ हेलीकॉप्टर जल जाएं, कुछ जहाज डूब जाएं या करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये सब मिस पेई के लिए कुछ भी नहीं था। और अगर अभी लौटना भी चाहें तब भी वहां पहुंचने में 10 घंटे लगने वाले थे। इसलिए उसने तय किया कि पहले मिस पेई के यहाँ से उठने का इंतजार करेगी। उसी समय मैन आइलैंड लगातार बमों की बारिश में डूबा हुआ था। चारों तरफ धमाकों की गूंज थी, धुएं के बादल आसमान तक उठ रहे थे और पूरा द्वीप आग के समंदर में बदल चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहले तो मुझे पिंजरे का कैदी बनाकर रखा जाएगा और अब इसी औरत की वजह से मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उसके साथ रहना मानो मौत को गले लगाने जैसा था। तभी आंटी ही ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, एन शेन, तुम जल्दी भागो। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। आंटी ही, संभल कर। मैं दौड़कर उनकी तरफ पहुंचा। आंटी ही, मेरी बात सुन पा रही हैं? आंखें खोलिए। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। मेरा दिल बुरी तरह कांप उठा। क्या मैं भी आज यही? ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, एन शेन। मैं घुटनों के बल उनके पास बैठ गया। आंटी ही, मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। नाना जी की चिकित्सा कला बहुत अद्भुत है, वो आपको जरूर बचा लेंगे। मैं आपको यहाँ से निकालकर आजाद जिंदगी जीने दूंगा। उन्होंने कांपते हुए सिर हिलाया। बेवकूफ बच्चे, अगर मौका मिले तो मेरी तरफ से मेरे बेटे से मिलाना। जियांगबई डिस्ट्रिक्ट, फुआन अपार्टमेंट नंबर 66। उनकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। आंटी ही। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे कानों में उनकी पुरानी बातें बार बार गूंज रही थी। क्या मैं तुम्हें एन शेन कह सकती हूँ? अगर पैसे से कम पड़े तो मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगी। आगे चलकर ऐसी लड़की चुनना जो सच में तुमसे प्यार करे। मैं दर्द से भरकर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, आखिर क्यों? इतनी अच्छी इंसान को इतना दुख क्यों मिला? क्यों? उसी समय हेलीकॉप्टर में लाईमैन ने घबरा कर कहा, मिस, मेरी गलती थी कि मैंने समय पर खबर नहीं दी। अगर कोई गंभीर नतीजा निकला तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। पेई रुयान ने बिना कोई भाव बदले कहा, धमाके से पहले की निगरानी फुटेज तुरंत मेरे सामने लाओ। जी। लाईमैन तुरंत हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मिस पेई गुस्से में है या बिल्कुल शांत। पीछे के केबिन में पेई रुयान ने टैबलेट उठाया और बेचैनी से अपनी उंगलियां थपथपाने लगी। और कितना समय लगेगा? बस अभी, मिस। अगले ही पल स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलने लगी। पेई रुयान की उंगलियां बिजली की तरह स्क्रीन पर चलने लगी। कुछ ही सेकंड में कैमरे की रिकॉर्डिंग में विला के पीछे के आंगन का दृश्य दिखाई देने लगा। समय ठीक धमाके से 10 मिनट पहले का था। उसने तुरंत आदेश दिया, ड्रोन भेजो, पूरे द्वीप की तलाशी लो, सारी लाइव फीड मेरे टैबलेट से जोड़ दो। कुछ ही मिनटों में ड्रोन बिना दिशा के मलबे के ऊपर चक्कर लगाने लगा। लाईमैन बेचैनी से पूछ बैठी, मिस, आप क्या ढूंढ रही हैं? लेकिन पेई रुयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, ड्रोन का कंट्रोल मुझे दो। लाईमैन ने बिना कुछ पूछे कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। पेई रुयान ने पूरे विला को केंद्र बनाकर आसपास का हर कोना तलाशना शुरू कर दिया। लगभग आधा द्वीप देखने के बाद आखिरकार समुद्र किनारे उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। वो आंटी ही थी। उसका शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। पेई रुयान ने ठंडी नजर से उसे देखा और बोली, तो वही बूढ़ी औरत थी जो वेन चैन को किसी और लड़की से मिलाने की सलाह दे रही थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, लगता है ये मर चुकी है। फिर उसने ड्रोन को 50 मीटर और ऊपर उठाया। दूर बंदरगाह की तरफ देखते ही उसे पता चला कि लकड़ी की एक छोटी नाव गायब थी। उसी पल उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान उभर आई। उसने आदेश दिया, जाकर जांच करो। अगर वो मर चुकी है तो वहीं छोड़ देना, अगर अभी जिंदा है। लाईमैन ने तुरंत पूछा, तो क्या करें? पेई रुयान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, हर हाल में उसे जिंदा बचाओ। जितनी बुरी हालत होगी उतना अच्छा, बस उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। समझ गई मिस, मैं तुरंत मेडिकल टीम तैयार करवाती हूँ। फिर उसने पूछा, अब कहाँ चलना है? पेई रुयान ने धीरे से कहा, एन शेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी हथेली से निकल सकते हो? लाईमैन हैरानी से बोली, मिस, क्या हम वापस मैन आइलैंड नहीं जा रहे? पेई रुयान ने सिर हिलाया, नहीं, पहले फेंगलिन लेन चलेंगे। लीमान चौंक गई, वहीं जहां मिस्टर वेन के नाना जी रहते हैं। क्या आप खुद जाकर उन्हें वेन चेन की मौत की खबर देने वाली हैं? उसे ये बात बिल्कुल भी पेई रुयान के स्वभाव जैसी नहीं लगी। तभी उसने देखा कि पेई रुयान ने कॉकपिट का पर्दा हटाया और खुद पायलट की सीट पर जाकर बैठ गई। अगले ही पल हेलीकॉप्टर तेजी से आसमान को चीरता हुआ फेंगलिन लेन की दिशा में उड़ गया। जियांगचेंग के फेंगलिन लेन में सैकड़ों एकड़ में फैला एक आलीशान बगीचा किसी स्वर्ग जैसा दिखाई दे रहा था। पश्चिमी आंगन में बने मंच पर अभी भी कुंकू ओपेरा की दर्द भरी धुन गूंज रही थी। नाटक अपने अंतिम
दृश्य तक पहुंच चुका था। यांग याटिंग बांस की कुर्सी पर आलस से टिकर बैठी थी। वो ताना मारते हुए बोली, मरने के बाद भी उसका रौब कम नहीं हुआ। कब्र में जाने के बाद भी लोग उसी के पीछे भागते फिर रहे हैं। उसकी एक बात सुनकर आसपास खड़े नौकर एक पल के लिए चुप हो गए। उसने हाथ हिलाया तो मंच पर अभिनय कर रहे कलाकार तुरंत झुकर वहां से चले गए। फिर उसने आंखें बंद कर आराम से कुर्सी पर सिर टिका लिया और बोली, थ्वाएंगोक, तुम्हें क्या लगता है आखिर मास्टर लू ने उस औरत की बेटी को लू फार्मास्यूटिकल क्यों सौंप दिया? थ्वाएंगोक ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मालिक बड़ी बेटी को पसंद करते हैं। शायद वो उसे सबके सामने तमाशा बनाना चाहते हैं। आखिर उसकी माँ जब लू परिवार छोड़कर गई थी तब उसके पास एक पैसा भी नहीं था। ऐसी औरत अपनी बेटी को क्या सिखा सकती है? वो कारोबार क्या जानेगी? यांग याटिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, या फिर मास्टर लू उसे जानबूझकर परखना चाहते हैं? फिर उसने तिरस्कार से कहा, उस औरत ने इतनी शर्मनाक हरकत की थी। अगर मास्टर लू आज तक उसे भूल नहीं पाए तो फिर उन्होंने पेई रुयान को वापस घर क्यों बुलाया? यहाँ तक कि उसके लिए पूरा मैन गार्डन भी बनवा दिया। जिस दिन उसे परिवार में वापस लाया गया था, मास्टर लू उसका चेहरा देखते ही खो गए थे। लगता था जैसे उन्हें उसी औरत की याद आ गई हो। थ्वाएंगोक धीरे से बोली, मैडम आप फिर से उसी बात पर गुस्सा कर रही हैं। यांग याटिंग ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, जिंदा लोग आखिर किसी मरे हुए इंसान से कैसे जीत सकते हैं? मरने वाला ही हमेशा सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तभी सामने वाले आंगन से किसी के घबराकर चिल्लाने की आवाज आई। लू नियन दौड़ती हुई अंदर आई। माँ, इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गई। यांग याटिंग ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर उसका घबराया चेहरा देखकर उठ बैठी। अब क्या मुसीबत खड़ी कर दी? लू नियन रोने लगी। माँ, इस बार आपको पापा से मेरी जमानत करवानी ही होगी। यांग याटिंग का चेहरा बदल गया। सच सच बता, इस बार क्या किया है? मैंने तुझे कुछ दिन चुप रहने को नहीं कहा था? लू नियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, पहले वादा करो कि पापा से मेरी मदद कराओगी। यांग याटिंग ने उसे घूरा। ठीक है, अब बोल। लू नियन धीरे धीरे उसके पास बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, मैंने जुए में 100 मिलियन युआन हार दिए। यांग याटिंग ये सुनते ही उछल पड़ी। क्या कहा? 100 मिलियन? लू नियन रोते हुए बोली, अगर उस नाजायज लड़की ने कैसीनो में मुझे उकसाया न होता तो मैं इतना बड़ा दांव कभी नहीं लगाती। माँ, हमारे परिवार के लिए 100 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है, किसी तरह इसे भर दीजिए। फिर उसने झिझकते हुए कहा, और मैंने उसका पूरा द्वीप भी उड़वा दिया। यांग याटिंग के चेहरे पर हैरानी की जगह संतोष आ गया। ये तो तुमने अच्छा किया। अगर हम चैन से नहीं जी सकते तो उसे भी चैन से जीने का कोई हक नहीं। उसने गर्व से कहा, तुम सच में मेरी बेटी हो? फिर उसने पूछा, और तेरे बाप की तरफ क्या सीन है भाई? क्या हुआ? वो चुड़ैल तेरे बाप के पास रोना रोने गई थी क्या? अरे वो बात तो अभी तक नहीं हुई। पापा को अभी इस पूरे कांड की हवा तक नहीं लगी है। जब तेरे बाप को अभी कुछ पता ही नहीं है तो तू वहां बैठी बैठी बिना बात के क्यों आंसुओं की गंगा बहा रही है? लेकिन वो आज नहीं तो कल शिकायत करने जरूर जाएगी। इससे अच्छा है कि हम ही बाजी मार लें। पहले ही जाकर पापा को सब समझा देते हैं। मम्मी, याद है ना, पहले आप ही तो मुझे सिखाती थी कि कमांड हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। सच में मैंने 1 नंबर की बुद्धू पैदा की है। सामने वाले की चालाकी का 1% भी नहीं है तुझमें। जरा खुद को देख। अगर तेरे बाप को भनक भी लग गई ना तो चाहे तू मार मार कर भून दी जाए, पर अपनी गलती बिल्कुल मत मानना, समझी कि नहीं? तू लू खानदान की बड़ी बेटी है, मेरी सगी औलाद। यांग रुहुई का खून, चाहे वो पिछला उधारी का पैसा हो या किसी की जान लेने का मामला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर तेरे बाप के हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए, वरना तू उससे जायदाद की लड़ाई खाक लड़ेगी। मम्मी, एक बात बताओ, ये पेई रुयान क्या सच में बहुत तगड़ी मालदार है? उसके पास कितना ही पैसा होगा? अगर सच में इतनी अमीर होती तो वो इतनी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ इस बाप को अपना हक जताने क्यों आती? बस हमारे लू खानदान के ऐशो आराम और दौलत पर डाका डालने आई है, और क्या? तो फिर उसने वो टापू कैसे खरीद लिया? उस कबाड़ आइलैंड की कीमत ही क्या है? उस पर बस अजीबो गरीब जंगली फूल पत्तियां और जहरीली चीजें भरी पड़ी हैं। पिछले साल जब वो नीलामी में चढ़ा था तो कोई भूत भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कि पनौती जगह है, वहाँ का वास्तु ही खराब है, बर्बादी लाएगा। लेकिन ये भी तो सोचो कि जो गुंडे हमने उसे निपटाने के लिए भेजे थे उनका कोई अता पता नहीं चला। सब के सब बाहर ही ढेर हो गए ना। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर उस डायन को पता चल जाता कि उन शिकारियों को मैंने ही उसका गेम बजाने के लिए भेजा था तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो बुढ़े के सामने आकर तमाशा न खड़ा करे। मम्मी, मुझे तो पक्का लगता है कि ये सब उस जगह के खराब वास्तु और भूतहा चक्कर की वजह से हुआ है। अगर वो सच में इतनी अमीर होती तो लू फार्मास्यूटिकल्स के इस छोटे से फायदे के लिए लार क्यों टपकाती? मेरा तो साफ मानना है कि उस टापू की हवा ही इतनी मनहूस थी कि उसके चक्कर में हमारे भेजे हुए लोग खुद ही भगवान को प्यारे हो गए। बात तो तेरी भी सही है। उस चुड़ैल को तो ये भी नहीं पता चला कि मैंने दू फार्मास्यूटिकल्स में अपना एक जासूस बिठा रखा है। पक्का बिजनेस के मामले में वो अंगूठा छाप और महाबुद्धू है। वो खाक पैसे कमाएगी। चल अब बहुत हुआ, अपने कमरे में जा। मम्मी पहले तेरा ये पैसों का गड्ढा भरेगी ताकि वो ऐन वक्त पर तेरे बाप के सामने जाकर शिकायत का पर्चा न फाड़ सके। अरे वाह मम्मी, सच में किस्मत वाले हैं हम जो इस दुनिया में आप जैसी माँ मिली। आई लव यू मम्मी। तू बस अपना मुंह बंद रख और इस बात को अपने पेट में ही दफन हो जाने दे, समझी? ये बात यहीं रफा दफा हो जानी चाहिए। पूरे फैंगलिन मोहल्ले को पुलिसिया स्टाइल में सील कर दिया गया था। पेई रुयान कदम बढ़ाती हुई उस सुनसान गली के आखिरी छोर तक पहुंची जहां एक पुराना खस्ता हाल अस्पताल दवाखाना था। उसका शटर आधा खुला हुआ था। चारों तरफ ऐसी
ऐसी सन्नाटे वाली खामोशी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस औरत ने शटर को ऊपर उठाया और झुककर दवाखाने के अंदर घुस गई। बड़ी मालकिन, ये वेन साहब के नाना जी के खून के निशान हैं। ये खून पूरी तरह सूख कर गहरा काला पड़ चुका है। रंग देकर साफ पता चल रहा है कि इसे यहाँ लगे हुए लंबा जमाना बीत गया है। उसने हाथ से एक इशारा किया। ली मैन तुरंत उसकी बात का मतलब समझ गई। यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला, चलो निकलो, बाहर फैल जाओ और चप्पे चप्पे की तलाशी लो। तभी अचानक 6 बजे की दिशा से एक बहुत ही धीमी सिसकने की आवाज आई, जैसे कोई अपना रोना दबाने की कोशिश कर रहा हो। आवाज इतनी हल्की थी कि हवा में गायब हो जाए। पेई रुयान पलक झपकते ही घूमी और पीछे के घने जंगलों की तरफ बढ़ गई। जंगल में कदम रखते ही उसे वो चेहरा दिख गया जिसकी उसे तलाश थी। वेनशेन, वेनशेन! मैंने पागलों की तरह झटका देकर उसका हाथ झटक दिया। दूर हो जा मुझसे, भाग यहाँ से। पेई रुयान के चेहरे पर गुस्सा था या दर्द, ये समझ पाना मुश्किल था। वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी और उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठा दिया। मेरी आंखें, जिनमें गुस्से की आग सुलग रही थीं, इस वक्त रोने की वजह से पूरी लाल हो चुकी थीं। क्या मेरी शक्ल देखना भी तुझे गंवारा नहीं है? उसी पल मेरे दिमाग में उस टापू पर बिखरी पड़ी अनगिनत लाशों के मंजर तैर गए। मुझे वो रूह कंपा देने वाली चीखें याद आईं और याद आया कि कैसे मेरी आंखों के सामने शिया मां ने दम तोड़ दिया था। तू एक नंबर की ठंडी खोपड़ी की पागल है, तू पक्की पिशाच है। न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली तूने मेरी शिया मां को मार डाला। मेरे नाना जी भी गायब हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। चली जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। मैं झटके से खड़ा हो गया और सामने खड़ी उस औरत को खूंखार नजरों से घूरने लगा, लेकिन उसने जवाब में एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बस अपना फोन निकाला और बेहद पथरीली आवाज में ली मैन को गाड़ी लाने का ऑर्डर दिया। लोकेशन सेंड कर दी है तुझे। उसका इरादा फिर से मुझे उसी नरक जैसी जगह में धकेलने का था। जब से इस पेई रुयान नाम की पनौती से पाला पड़ा था, मेरी जिंदगी का चैन वैन सब उड़ गया था। शिया मां चली गई, नाना जी का कोई सुराग नहीं था। मेरी हंसती खेलती जिंदगी का कबाड़ा हो चुका था। तभी ली मैन एक काली एसयूवी गाड़ी से नीचे उतरी। बड़ी मालकिन, पेई रुयान ने ठंडे अंदाज में फरमान सुनाया, इसे बांधो और अस्पताल ले चलो। मैं नहीं जाऊंगा, तू मेरा है और मुझसे भागकर भला कहां जाएगा। उसकी वो जादू कर देने वाली आवाज अभी गूंजी ही थी कि अचानक एक चमचमाती हुई नुकीली चांदी की सुई उस औरत की गर्दन के ठीक बगल में आकर टिक गई। निशाना बिल्कुल उसकी गर्दन की मुख्य नस कैरोटिड आर्टरी पर था। मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मुझे जाने दे। गाड़ी के शीशे से बाहर खड़ी ली मैन ने जब ये नजारा देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने घबराकर गाड़ी का हैंडल खींचा, पर उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। जब उसे पता चला कि दरवाजा तो अंदर से लॉक है। ली मैन अच्छी तरह जानती थी कि ये बड़ी मालकिन का ही इशारा है, इसलिए वो लाचार होकर बाहर ही पहरा देने लगी। गाड़ी के अंदर पेई रुयान बड़े मजे लेते हुए मुझे देख रही थी। चला दे सुई मेरे बाबू। मुझे तो लगता है कि अगर तेरे साथ मौत भी आ जाए तो ये क्लाइमैक्स काफी रोमांटिक रहेगा। पेई रुयान, तू सिर से पैर तक पूरी की पूरी साइको है। जैसे मेरे साथ मरना उसके लिए कोई लॉटरी का टिकट मिलने जैसा था। पेई रुयान बिना किसी हड़बड़ी के सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसने झुककर अपनी गर्म सांसें मेरे कान के पास छोड़ी। मेरे टापू से चोरी छिपे इतने सारे कीमती जड़ी बूटी और फूल उड़ा ले गए। उसका हिसाब किताब तो मैंने अभी तक किया ही नहीं। अशेन, क्या मैं तुझ पर कुछ ज्यादा ही लटू नहीं हूँ? मेरी हर एक चाल उसकी आंखों के सामने पानी की तरह साफ और मजाक थी। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था जो इस शैतान के चंगुल से उस टापू से भागने के हसीन ख्वाब देख रहा था। अगर मैं फिर से पकड़ा गया तो ये औरत मुझे पक्का काल कोठरी में बंद कर देगी और कभी नाना जी को ढूंढने नहीं देगी। जब शिया माए नहीं रही, नाना जी का पता नहीं, तो एक अटे पंखों वाले पिंजरे के तोते की तरह जीने में क्या खाक इज्जत बची थी। लेकिन डॉक्टरी पढ़ने वाले मेरे ये हाथ किसी के खून से नहीं सन सकते थे। तभी एक कान फाड़ देने वाली भयानक चीख गूंजी जिससे मेरे कान के पर्दे हिल गए। मुझे अपनी गर्दन पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने हैरान होकर बगल में देखा। वो चांदी की सुई पेई रुयान ने खुद अपनी ही हथेली के आर पार कर ली थी और छेद में से खून का फव्वारा छूट रहा था। मैं फटी आंखों से उसे देखने लगा। पेई रुयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बड़े ही कैजुअल अंदाज में अपनी खून से लथपथ हथेली को देखा। उसने जबरदस्ती मेरी ठोड़ी पकड़ी और मुझे अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में इस वक्त तबाही मचाने वाला गुस्सा साफ दिख रहा था। मरने का इतना ही शौक चढ़ा है क्या तुझे? हूँ, तेरे पिंजरे में कैद रहने से तो अच्छा है कि बंदा जहर खा ले। मैं आखिर तेरी लाइफ में हूँ क्या? नरक? चल, अगर इसे नरक कहना है तो यही सही, लेकिन अगर नरक में भी जाना पड़ा ना तो मैं तुझे घसीटते हुए साथ ले जाऊंगी। तुझे कभी आजाद नहीं करने वाली। तू उस आंटी के लिए बहुत रो रहा था ना, तो ले, मैं तुझे जीने की एक वजह देती हूँ। वो आंटी अभी मरी नहीं है, जिंदा है। पेई रुयान ने थोड़ा इशारा करके बाहर खड़ी ली, मैन की तरफ गर्दन घुमाई। बड़ी मालकिन, पहले हॉस्पिटल चलकर इस जख्म पर पट्टी बंधवा लीजिए। अगर तू शरीफ बच्चों की तरह आगे से न भागने का वादा करे तो मैं तुझे उनके साथ रहने की स्पेशल परमिशन दे सकती हूँ। मुझे अपने नाना जी को भी ढूंढना है। पेई रुयान ने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत हरी झंडी दे दी। मंजूर है। मुझे नहीं पता था कि ये घुटने टेकना सही था या गलत, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। सच तो ये है कि मैं बस गुस्से में अंधा होकर बकवास कर रहा था। मुझे पता था कि उसने शिया माए को नहीं मारा, मैं तो बस उसे तड़पाना चाहता था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे चक्कर में खुद को सुई चुभा लेगी। आई एम सॉरी, और शिया माए की जान बचाने के लिए थैंक यू। तूने क्या कहा? पेई रुयान ने अविश्वास से अपनी आंखें फाड़ ली। इस क्राइम की दुनिया में इतने साल गुजारने के बाद आज तक किसी माई के लाल ने उससे ये दो शब्द नहीं कहे थे। वैसे तूने मुझे सुई मारकर मेरा इतना सारा खून बहाया है, इस पूरे नुकसान की भरपाई मैं तुझसे कैसे वसूल करूं? जरा सोचूं। ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। आखिरी सीन तक बात छुपाकर रखी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाकर शिया माए का पता खोला, मुझे ब्लैकमेल
ब्लैकमेल करने के लिए। मुंहफट कहीं का, दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और। पर मुझे तेरा ये गुस्से में लाल पीला होने वाला कांटेदार चूहे जैसा रूप ही ज्यादा पसंद आ रहा है। चलो, वो टापू बम से उड़ गया तो अच्छा ही हुआ। कम से कम मेरा शेन अब मुझसे उतना नहीं डरता। क्यों? वैसे तुझे आजादी देने के बारे में सोचा जा सकता है। अस्पताल के उस ठंडे शीशे के पार मैंने देखा कि शिया माए आईसीयू के बेड पर बहुत ही लाचार हालत में लेटी हुई थी। उनके पूरे शरीर में दुनिया भर की नलियां और मशीनें फिट थीं, मानो उनकी आखिरी सांसें भी बस थमने ही वाली हों। तभी वहां खड़ी कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, अरे भाई, सुना है कि जो भी इस आईसीयू के अंदर जाता है 3 में से किसी एक ही किस्मत चमकती है जो जिंदा बाहर आता है। इस बेचारी का तो पता पक्का साफ समझो। वही तो, जरा उस दिल वाली मशीन मॉक स्क्रीन को देखो। आधे दिन से इसकी खतरे वाली घंटी ऐसे बज रही है जैसे कोई बिजी टेलीफोन लाइन हो। मुझे तो लगता है कि ये हमारे मोहल्ले के उस मरे हुए बुढ़े से भी ज्यादा भगवान के करीब पहुंच चुकी है। तभी वहां एक तगड़ा ड्रामा शुरू हो गया। कोई चिल्लाया, तुम लोग कौन हो बे, जो बिना बात के हाथ उठा रहे हो? दिन दहाड़े गुंडागर्दी मचा रखी है। कानून व्यवस्था नाम की चीज है कि नहीं देश में? पेई रुयान की कड़क आवाज गूंजी, तेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ने का आर्डर मेरा था। तेरी इतनी मजाल, तू होती कौन है मेरे बदन को हाथ लगाने वाली? आज अगर तुम लोगों ने यहाँ घुटने टेकर माफी नहीं मांगी तो यहाँ से जिंदा बाहर कदम नहीं रख पाओगे। पेई रुयान मुस्कुराई, मैं तो घुटने टेक दूं, पर क्या तेरी इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी औकात है जो मेरा ये वार झेल सके? थू है तुझ पर, मैं घुटने टेकूंगी? आज अगर मैंने तुझे मार मार कर तेरा भुर्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम भी लू नहीं। तभी भीड़ में से किसी ने उस औरत को पीछे खींचा, अरे हट जा भाई, काहे मौत को दावत दे रही है? ये साक्षात यमराज हैं, लू खानदान की बड़ी बेटी। जल्दी से पतली गली पकड़ और भाग ले यहाँ से। बाद में पेई रुयान ने अपने आदमियों को कड़ा निर्देश दिया, सोचो कि बहुत बड़ा पुण्य कमाया जो तुम्हारी जान बच गई। अस्पताल के सारे सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम को पूरी तरह साफ कर दो, समझ गए? ली मैन ने सिर झुकाया, जी मालकिन, अगर आप आर्डर नहीं भी देती तो भी मैं वेन के नाना जी के सारे सबूत मिटा देती ताकि कोई जासूस बाल बराबर भी सुराग न ढूंढ पाए। बहुत बढ़िया, किसी भी तीसरी पार्टी को भनक नहीं लगनी चाहिए। क्या अभी तक मन नहीं भरा देख देकर? मैं यहीं रुकर शिया माँ की देखभाल करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपनी दुश्मनी पालने के लिए कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा एटीट्यूड है भाई? आजकल मुझसे बहुत जबान लड़ाने लगा है। इज्जत नाम की चीज तो बची ही नहीं है। कहीं नहीं जाना है तुझे? क्या खिचड़ी पका रहा है दिमाग में? पेई रुयान रुकी और उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ऐसे घूमने लगी जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। पेई रुयान, तमीज रखो, ये अस्पताल है। हाँ, इसीलिए तो इस शरीफ लड़की ने तुझे सीधे घर चलने को कहा था, पर तू है कि अपनी अड़ियल पूंछ सीधी नहीं कर रहा। मुझे लगा तुझे अस्पताल के इस थ्रिलर माहौल में रोमांस करने का कोई स्पेशल भूत सवार है। अगर यहाँ बेइज्जत नहीं होना है तो चुपचाप भीगी बिल्ली बन और मेरे साथ घर चल। उसकी इस बोल्ड फ्लर्टिंग ने बोलती बंद कर दी। मेरे पास पलटवार करने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। अगर अब भी बात नहीं मानी तो मेरे अंदर का जो जानवर जागेगा वो क्या गुल खिलाएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। मैंने लाचार होकर हार मानते हुए कहा, शिया माए, अगर शिया माए अचानक होश में आ गई तो उन्हें हर सेकंड किसी न किसी की जरूरत होगी। तुम्हें यहाँ गार्ड्स तैनात करने होंगे। पेई रुयान ने अपने लाल होठों को घुमाते हुए बड़े ही घमंड से कहा, तो फिर गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो मुझसे। कमीनी, प्लीज मान जाओ, मुझे सिर्फ मुंह से बोली गई हवाई माफी पसंद नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मुझे घसीटते हुए सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गई। आज रात तू मुझे खुश करने के लिए जितने राउंड लगाएगा मैं उतने ही बॉडीगार्ड 24 घंटे इस आईसीयू के दरवाजे पर तैनात कर दूंगी। मैंने अपना चेहरा सख्त किया और बिना कुछ बोले सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो हाथ पर गाल रखे टेढ़ी गर्दन करके मुझे बड़े ही दीवानों की तरह निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक साइको लेवल की संतुष्टि थी। पेई रुयान की इस खूंखार और कातिलाना नजर की वजह से मेरे बदन में चींटियां रेंगने लगीं। क्या हुआ? मेरी इस कातिल खूबसूरती के प्यार में पागल हो गया क्या? अगले ही दिन मैंने इस औरत के रसूख और पावर का असली जलवा देखा। जिस आलीशान बंगले को कल ही बम से उड़ाकर राख कर दिया गया था वो मात्र 24 घंटे के अंदर हुबहू वैसा का वैसा खड़ा था, मानो वहां कभी कोई खरोंच तक ना आई हो। बस उन जहरीले पौधों और फूलों को छोड़कर जिन्हें उगने में टाइम लगता, बाकी पेड़ पौधे और एक एक ईंट अपनी सही जगह पर फिट थी। हॉल में पेई रुयान एक आलसी शेरनी की तरह सोफे पर पसरी हुई थी। उसने रेशम का एक बेहद झीना और हल्का नाइट सूट पहन रखा था जो उसके बदन के कर्व्स को साफ दिखा रहा था। लीमैन फाइलें लेकर आई। वैन साहब, आपके नाना जी के दवाखाने के सारे कागजात, पर्चे, मरीजों के रिकॉर्ड, डायरियां और अकाउंट बुक, यानी जिस भी कागज पर स्याही लगी थी सब यहाँ लाकर सुरक्षित रख दिए गए हैं। हमने सबकी चेकिंग कर ली है। थैंक यू सो मच लीमैन दीदी। अगर मैं अकेले ढूंढने निकलता तो शायद दुनिया इधर की उधर हो जाती, पर ये सब नहीं मिलता। पेई रुयान ने सोफे से ही टांग अड़ा दी। और जो असली गॉडफादर यहाँ सज धज कर बैठा है उसे थैंक यू कौन बोलेगा? अशेन, अपनी आंखें खोलो और सही बंदे को क्रेडिट दो। ये खतरनाक औरत कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती थी। मैंने बेदिली से कह दिया, हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच। अब खुश? बगल में खड़ी लीमैन अपनी हंसी दबाते हुए सोच रही थी कि वो इस रोमांटिक माहौल से चुपचाप खिसक ले या कबाब में हड्डी बनी रहे। सच कहूं तो मुझे पूरा शक था कि हमारी बड़ी मालकिन को कोई साइको मजे लेने की बीमारी है जिन्हें सामने वाले को तड़पाकर प्यार करने में ही असली किक मिलती है। पेई रुयान ने जब देखा कि लीमैन अभी भी वहां मूर्ति बनी खड़ी है तो उसने कड़क कर पूछा, क्या रिपोर्ट है? बताओ। जांच से साफ हुआ है कि फर्श पर जो खून था वो वैन साहब के नाना मिस्टर डोमुपिंग का ही है। टाइमिंग बिल्कुल मैच कर रही है। लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है, ठीक उसी वक्त जब हमने आपको किडनैप करके क्रूज पर चढ़ाया था। ये सुनते ही मैं सोच में डूब गया। मैं और नाना जी तो सीधे साधे आम लोग हैं, हम भला इस खूनी खेल में कैसे फंस गए? किस कमीने ने किस घटिया इरादे से ये सब किया? सोचते सोचते मेरा हाथ पेई रुयान के हाथ पर थोड़ा
जोर से दब गया। ओह आई एम सॉरी। उसके हाथ पर मेरी उंगलियों का लाल निशान पड़ गया था। पर सच तो ये था कि पेई रुयान कोई पनौती नहीं बल्कि मौत के मुंह से मुझे खींच कर लाने वाली फरिश्ता थी। उसने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने बिना सोचे समझे अपना मुंह उसके जख्म के पास किया और धीरे से फूंक मारने लगा। मेरी इस फिक्र को देखकर वो मानो शॉक हो गई, बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई और फिर अचानक वो एक छोटी बिल्ली की तरह लपक कर मेरी छाती से चिपक गई। अब क्या हुआ? उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और रोतू सी शक्ल बनाकर लाड़ लड़ाते हुए बोली, अशेन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ली मैन बाहर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि जो औरत अंडरवर्ल्ड की इतनी बड़ी डॉन है, जिसे गोली लगने पर भी उफ तक नहीं निकलती, जो हमेशा कांटों से घिरे लोहे के गुलाब जैसी सख्त रहती है, वो आज अपने शिकार के सामने ऐसे पिघल रही है। मानना पड़ेगा इस लड़के का जादू ही कुछ अलग है। जैसे ही काम की बात आई, पेई रुयान ने तुरंत नौटंकी बंद की और शेरनी की तरह सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा था। भौंको, ली मैन ने कहा। छोटी मालकिन की मम्मी सेकंड वाइफ ने चुपचाप अपने सारे रिसोर्स लगाकर अपनी बेटी का 100 मिलियन 10 करोड़ का जुए का कर्जा चुका दिया है। उन्होंने अपने पैर इतने साफ किए हैं कि अभी तक पक्के सबूत नहीं मिले कि टापू पर हुए बम धमाके के पीछे उसी इंटरनेशनल गैंग का हाथ था या नहीं। क्या अभी उसे उठाकर टॉर्चर रूम में डाल दें? पेई रुयान ठंडी हंसी हंसी। टॉर्चर करके सच उगलवाने में वो के कहा? मजा तो तब आएगा जब वो खुद घिसटती हुई यहाँ माफी मांगने आएगी। लू फार्मास्यूटिकल्स के सारे बड़े अधिकारियों को बोल दो कि टेंडर के कागजात तैयार रखें। किसी भी कीमत पर K19 दवा का पहला ठेका एजेंसी हमारे हाथ में होना चाहिए। जी मालकिन। वैसे पहले तो आप छोटी मालकिन को सबक सिखाकर लू खानदान की हवा निकालना चाहती थी ना? अभी उसकी कुत्ते की जान बख्श दो, बाद में देखेंगे। मेरा तो लाइफ में एक ही रूल था, इस दलदल में जितना ज्यादा जानोगे उतनी ही जल्दी ठिकाने लगा दिए जाओगे। मैं थकर वहां से हटने लगा। अगर भगवान ने कान बंद करने का कोई बटन दिया होता तो मैं इस वक्त बहरा बनना पसंद करता। पेई रुयान ने पीछे से आवाज दी, ओ हेलो। मेरे हाथ से अभी भी खून टपक रहा है। जिसने ये जख्म दिया है वो चुपचाप अपने कपड़े ढीले करे और अपनी ड्यूटी पूरी करे। अल्टीमेटली एहसान का बोझ बहुत भारी होता है। आज मैंने अस्पताल में जो मशीनें देखी थी वो इतनी महंगी थी कि एक आम इंसान की औकात से बाहर थी, और नाना जी के सबूत भी चंद घंटों में मेरे सामने थे। शायद वो कोई जादूगरनी थी और मेरा दिमाग खराब हो रहा था, जो मुझे वो अब उतनी बुरी नहीं लग रही थी। तुझे कौन से पेड़ पौधे पसंद हैं? मैंने चारों तरफ देखा। अगर यहाँ चीनी जड़ी बूटियां उगा दी जाएं तो ना, वो अशुभ होती हैं, बीमारों की याद दिलाती हैं। मैंने सोचा ये औरत जो लोगों को गाजर मूली की तरह काट देती है, उसे भी शुभ अशुभ की चिंता है। यमराज भी इसे देकर रास्ता बदल ले। खैर जो मिल रहा है बटोर लो। अशेन चलो कमरे में चलें। मैं भी जैसे किसी सम्मोहन में था, उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रही थीं, उसके हाथ मेरे गले में कसते गए और वो मेरे बदन पर शरारतें करने लगी। अशेन मेरे मर्द बन जाओ। इस आजादी के पिंजरे को छोड़कर मैं तुझे कायनात की हर दौलत दे दूंगी। तो क्या मुझे फोन इस्तेमाल करने मिलेगा? और मेरी कॉलेज की पढ़ाई का क्या? वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तू आज रात मुझे कितना खुश करता है। जब भागना मुमकिन ही नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पावर का इस्तेमाल ही कर लिया जाए। पेई रुयान ने फोन पर ऑर्डर दिया, ली मैन 3 टॉप के शूटर उस बुढ़िया शिया माए की सिक्योरिटी में लगा दो और अशेन के नाना को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक दो। जी मालकिन कॉल रखती हूँ। खिड़की से छनकर आती चांदनी बेड पर बिखरी हुई थी। पेई रुयान सुकून से मेरी छाती पर सिर रखकर लेटी थी और उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों की लकीरों को छू रही थी। उसकी आंखों में वो रेयर दुर्लभ प्यार देकर मेरे दिल की जो दीवार थी उसमें एक दरार पड़ गई। नीलामी में वो जमीन खरीदने से लेकर शिप पर जब मैं मरने का नाटक कर रहा था तब उसका मुझे चूमना और फिर टापू पर वो बिताए दिन, आज समझ आ रहा था कि उसने मुझे गोलियों की बौछार से बचाया, हर साजिश से दूर रखा और मेरे लिए उस खूंखार ब्लैक धतूरा के बगीचे को भी उजाड़ दिया। जो दुनिया के लिए एक बेरहम कातिल थी, उसने अपनी सारी ममता और प्यार सिर्फ मेरे लिए बचा कर रखा था। क्या सोच रहे हो? उसने सिर उठाकर मेरे गालों को चूमा। मैंने उसे और कसकर गले लगा लिया। नाना जी और शिया माए के बारे में। नाना जी का नाम सुनते ही पेई रुयान थोड़ी गंभीर हो गई। अरे नाना जी का सुराग मिल गया है। सच में? वो कहाँ है? और उस दवाखाने के खून का क्या चक्कर था? पिछली रिपोर्ट में एक गड़बड़ी थी। वो खून तुम्हारे नाना का नहीं था, बल्कि अंगुओ नाम के उस बड़े क्रिमिनल गैंग ने वो नकली सीन क्रिएट किया था ताकि तुम्हें फंसाया जा सके। उनका मकसद तुम्हें किडनैप करना नहीं, बल्कि तुम्हारे नाना के खानदानी आयुर्वेद के गुप्त नुस्खे को चुराना था। अच्छा, तो ये माजरा था। तभी मैं सोचूं कि मेरे किडनैप होने और दवाखाने पर हमले के टाइम में इतना अंतर क्यों था। तभी वो लू खानदान की दूसरी मम्मी और यांग रूहुई मुझे जानबूझकर मौत के कुएं में धकेल रही थी, और तभी तुम मेरी ढाल बनी हुई थी। ये सब नाना जी के उस सीक्रेट फॉर्मूले का खेल था। हाँ, वो गैंग बहुत समय से उस नुस्खे के पीछे था। नाना जी ने हर बार उन्हें भगा दिया था, तो इस बार उन्होंने लू खानदान की उस औरत के साथ मिलकर तुम्हें अगवा किया ताकि नाना जी को ब्लैकमेल कर सकें, और बाद में सबूत मिटाने के लिए टापू उड़ा दिया। लू जियान का जुए का कर्जा भी यांग रूहुई का ही बुना जाल था। वो बाहर वालों के दम पर मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी और तुम्हारे नुस्खे पर कब्जा करके पूरी लू फार्मा को हड़पना चाहती थी। अब मुझे सब समझ आ गया। पेई रुयान की वो पागलों जैसी बंदिशें दरअसल मुझे इस खूनी खेल से बचाकर
कर महफूज रखने का उसका अपना तरीका थी। शिया माए अब खतरे से बाहर हैं। मैंने 24 घंटे के लिए बेस्ट नर्सें लगा दी हैं। जब वो ठीक हो जाएंगी मैं उन्हें एक सेफ और आलीशान जगह पर शिफ्ट कर दूंगी जहां वो अपनी बुढ़ापे की जिंदगी आराम से काट सकें। मेरा दिल पिघल गया। मैंने झुककर उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। थैंक यू रुयान। ये पहली बार था जब मैंने दिल से उसका नाम लिया था। उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा टॉफी मिल गई हो। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे गले को घेर लिया। अगली सुबह पेई रुयान अपने फुल विलन खात्मा मोड में आ गई। उसने बोर्ड मीटिंग में लू खानदान के गद्दारों के सामने फाइलें पटक दी। ये पिछले 3 सालों का तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा है, पैसों की हेरा फेरी और अवैध डील्स। आज ऑफिस का टाइम खत्म होने से पहले मुझे तुम सबका इस्तीफा और पूरा हिसाब अपनी टेबल पर चाहिए। ये सब झूठ है। ये कैसे हो सकता है? गद्दार कांपने लगे। पेई रुयान ने मुझसे कहा, यांग रुहुई और लू जियान को अब मैं संभालूंगी। उन्होंने जो कुछ मुझसे, तुमसे और उस टापू के बेगुनाहों से छीना है, अब सूद समेत चुकाने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द यांग रुहुई को विदेशी गैंग से हाथ मिलाने, मर्डर की साजिश रचने और फ्रॉड के जुर्म में जेल की काल कोठरी में ठूंस दिया गया। उम्र कैद, जिसकी कोई माफी नहीं थी। लू जियान की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। जो माए बेटी कभी लू खानदान में अपनी उंगलियों पर सबको नचाती थी, वो सड़क पर आ गईं और नामो निशान मिट गया। और उनके पार्टनर अंगुओ गैंग का तो पेई रुयान ने नामो निशान ही मिटा दिया। अपनी पूरी आर्मी भेजकर उसने उनके ठिकाने को उड़ा दिया और वहां बंधक बनाकर रखे गए मेरे नाना जी को सही सलामत आजाद करा लिया। जब नाना जी मेरे सामने आए तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया और उनसे लिपट गया। अशेन, मेरे बच्चे, तुझे बहुत दुख झेलना पड़ा। इस बार अगर ये रुयान बेटी न होती तो शायद हम दोनों इस जन्म में कभी न मिल पाते। मैंने पास खड़ी पेई रुयान को देखा जो अपनी आंखें झुकाए खड़ी थी और उसके गोरे गालों पर हल्की सी लाली थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। इन्होंने ही हर कदम पर मेरी जान बचाई है नाना जी, तभी मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। नाना जी मुस्कुराए। रुयान, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तू बहुत नेक बच्ची है। मेरे शेन को तेरा साथ मिला, ये उसके अच्छे कर्मों का फल है। नाना जी, मैं शेन को ताउम्र अपने पलकों पर बिठाकर रखूंगी, उसे पूरी आजादी और दुनिया की हर खुशी दूंगी। शिया माँ के ठीक होने के बाद पेई रुयान ने अपना वादा निभाया। उसने उन्हें फूजियांग नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के फुआन रोड नंबर 66 वाले घर में शिफ्ट कर दिया। उनके बेटे की कब्र पर जाकर उनका दुख बांटा और उनके बुढ़ापे के खर्च का ऐसा इंतजाम किया कि वो चैन की बंसी बजा सकें। बेचारी शिया माए के दुखों का अंत हो गया था। उस टापू के सारे काले धतूरे के पौधे हमेशा के लिए उखाड़ दिए गए थे और अब पूरे पहाड़ों पर हरी भरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लहलहा रही थीं। पेई रुयान ने मेरा वो ख्वाब सच कर दिया था। उस खूनी आइलैंड को उसने सिर्फ मेरे लिए एक जड़ी बूटी का स्वर्ग बना दिया था। अब वो माफिया की कोई खूंखार लेडी डॉन नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी प्यारी हमसफर थी जो सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती, रात को मेरी बाहों में सिमट कर चांद देखती और दिन में मेरे साथ दवाइयां कूटने में हाथ बटाती थी। मैंने वापस जियांग चेंगे यूनिवर्सिटी में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और नाना जी के दवाखाने की कमान संभाल ली। पेई रुयान ने दुनिया भर की पार्टियां और बिजनेस मीटिंग्स छोड़ दी थी। वो रोज बैट टांगकर मेरे साथ कॉलेज की क्लास में आकर बैठ जाती थी। कभी जिसके पीछे पूरी दुनिया के आशिक कतार में खड़े रहते थे, आज उसकी इन कातिल आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा बसता था। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ दबाया। वेन शेन, इस जन्म में तो तू मेरे चंगुल से छूटने से रहा। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, अब भागना ही किसे है बाबा, जहां तू है वहीं मेरा घर है। अब से लेकर आखिरी सांस तक हम कभी जुदा नहीं होंगे।